एपिसोड 62। ये बात केवल फैंग चेन ही जानता था। आज जो कुछ हुआ वह स्वाभाविक रूप से पूरे लुतियान क्षेत्र में फैल गया। मान्यता प्राप्त नंबर 1 प्रतिभा अप्रत्याशित रूप से खो गई। फैंग चेन का नाम तुरंत पूरे मठवासी जगत में फैल गया और लगभग हर कोई इसके बारे में जान गया। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि फैंग चेन ने बिना किसी बल की जीत हासिल की। आखिरकार ये झाओ शिमाए ही था जो अंत में हिल गया और फैंग चेन को मौका दिया। और हर कोई आगामी क्यूशू सम्मेलन की प्रतीक्षा कर रहा है। वहाँ कई प्रतिभाशाली लोग हैं। मेरा मानना है कि यह ज्यूझोउ सम्मेलन बेहद रोमांचक होगा। अन्य 8 क्षेत्रों की सेनाएं भी इस क्यूशू सम्मेलन में भाग लेने की तैयारी के लिए एक के बाद एक लुतियान क्षेत्र की ओर बढ़ रही हैं। उत्तर युआन डोमेन कनेक्टिंग चैनल। जैसे ही टेलीपोर्टेशन लाइट चमकी, टेलीपोर्टेशन प्लेटफॉर्म से दर्जनों आकृतियां प्रकट हुईं। यद्यपि दोनों दल एक साथ टेलीपोर्ट हुए, लेकिन उनकी पोशाकें अलग अलग थीं और वे 2 समूहों में बंटे हुए थे। ये बेयुआन डोमेन की 2 शीर्ष शक्तियां हैं, ज्यूक्सिंग त्यानजोंग और शेंग्यान 7th पैलेस। इनमें लुओ यूनर और किंग यिंगस्यू भी शामिल हैं। उत्तरी युआन क्षेत्र में युद्ध अंततः समाप्त हो गया, क्योंकि दोनों पक्ष ताकत में करीब थे और अंततः हार-हार वाली स्थिति में शांति वार्ता हुई। बेशक इस तथाकथित हार-हार वाली स्थिति में मूलतः ताकतें ही उन्हें अधीन कर लेती हैं। जहां तक उनका प्रश्न है, यद्यपि उन्हें भी क्षति हुई, किंतु वे केवल सती चोटें थीं। अंत में अन्य सेनाएं ही थीं जो सबसे अधिक रोईं। ये लुओटियन क्षेत्र है। लुओ यून ए ने लुतियान क्षेत्र को देखा, जिसकी आभा उनके बेवान क्षेत्र की तुलना में बहुत समृद्ध थी, और उसे इसकी लालसा महसूस हुई। लेकिन उसी समय उसने किसी और के बारे में सोचा और चुपके से अपने दांत पीसते हुए कहा, फैंग चेन, मुझे पता है कि तुम अभी भी जीवित हो, मुझे तुम्हें ढूंढना होगा। उसे विश्वास नहीं था कि फैंग चेन मर चुका है। उसे हमेशा विश्वास था कि वह अभी भी वहां है। न केवल वह, बल्कि यंग किंग शियू भी फैंग चेन के बारे में सोच रही थी। लेकिन उसने नहीं सोचा था कि फैंग चेन गुप्त क्षेत्र से जिंदा बाहर आ पाएगा। आखिरकार उसने अपनी आंखों से फैंग चेन को अंतरिक्ष की दरार में प्रवेश करते देखा था। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि बहुत जल्द ही फैंग चेन की प्रतिष्ठा उन्हें इतना झकझोर देगी कि वे डर से कांप उठेंगे। शेंडोंग क्षेत्र में स्वर्ग तक जाने वाली एक सीढ़ी है। तियान्यू दिव्य संप्रदाय और अन्य प्रमुख संप्रदाय भी लुतियान क्षेत्र में आ गए। समृद्ध आभा और अत्यंत विशाल लुतियान क्षेत्र को देखकर पहली बार आए युवा भिक्षुओं ने आश्चर्य से कहा। इन युवा पीढ़ियों में वे सभी मूल रूप से झोउ युआन क्षेत्र में हैं, और कई शीर्ष प्रतिभाशाली लोग भी हैं जो ताओ क्षेत्र में साधना कर चुके हैं। लेकिन सबसे आकर्षक चीज ये शीर्ष प्रतिभाएं नहीं हैं, बल्कि एक आश्चर्यजनक घन सौंदर्य है। वह पतली और सुंदर है, दिखने में सुंदर है, लेकिन उसका स्वभाव हिमखंड जैसा है, जिससे लोगों को हजारों मील दूर होने का एहसास होता है। सभी शीर्ष प्रतिभाशाली लोग उससे बात करना चाहते थे, लेकिन वह शुरू से अंत तक एक कोने में उदासीन खड़ी रही, दूसरों से एक शब्द भी नहीं बोली। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि लिन जुयान है। लिन जुयान फैंग चेन के आने से पहले की तुलना में थोड़ी लंबी हो गई है, और उसका फिगर भी पहले से कहीं अधिक परफेक्ट है, जिसे बहुत ही शानदार कहा जा सकता है। साथ ही उसकी साधना का स्तर भी बेहद मजबूत है, और वह वास्तव में झोउ युआन क्षेत्र के 6ठे स्तर तक पहुंच गई है, जो कि फैंग चेन से केवल एक छोटा स्तर कम है। आपको पता होना चाहिए कि वह पहले जियानटियन क्षेत्र के शिखर पर थी, और सिर्फ आधे साल में वह पहले से ही झोउ युआन के 6ठे स्तर पर थी, जो पहले से ही एक अत्यंत राक्षस थी। इसके अलावा उनमें फैंग चेन के कई परिचित भी हैं। मास्टर टोंगटियन व्यक्तिगत रूप से आए, और अन्य 2 शीर्ष मास्टरों के अलावा मास्टर मिंग्याओ यंग किंग जियांग और एल्डर हुनगुन भी आए। इसके अलावा फैंग चेन का एक और परिचित है, गेंगहू। गंगहू, जिसे फैंग चेन ने धोखा देकर 7वें शिखर पर पहुंचा दिया था और अंततः 7वें शिखर का अंतिम शिष्य बन गया। यदि फैंग चेन यहाँ होते तो निश्चित रूप से उन्हें आश्चर्य होता, क्योंकि स्टील टाइगर की खेती झोउ युआन के 5वें स्तर तक पहुंच गई है। तुम्हें पता है, जब फैंग चेन पहले चला गया था, वह केवल 3रे स्तर पर था। झोउ युआन में प्रवेश करने में उसे अधिक समय नहीं लगा, और उसके सुधार की गति को अत्यंत दुष्टतापूर्ण कहा जा सकता है। निंग तियानचेन और सू वानर भी वहां थे। उसकी साधना भी अर्जित क्षेत्र में प्रवेश कर गई है, तथा अर्जित स्वर्ग के 9वें स्तर तक पहुंच गई है। ये निंग तियानचेन के संसाधनों की मदद से संभव हुआ, अन्यथा वह इतनी तेज नहीं होती। वह लुतियान क्षेत्र में आने के लिए इसलिए योग्य है क्योंकि वह निंग तियानचेन की निजी नौकरानी के रूप में आती है। इस समय वह घमंडी लग रही थी और उसने हॉट और आकर्षक कपड़े पहने हुए थे।
विशेषकर वे निर्दोष सफेद जेड पैर जो उजागर हैं, वे और भी अधिक आकर्षक हैं। लेकिन उसे इस बात से चिढ़ थी कि कोई भी प्रतिभाशाली व्यक्ति उसकी तरफ दोबारा नहीं देख रहा था। इसके बजाय वे लिन जुयान को देखते रहे, जो कोने में रूढ़िवादी कपड़े पहने हुए था। ये तो बस थोड़ी प्रतिभा है। मुझे नहीं पता कि कितने लोग चुपके से मुझसे प्यार करने लगे हैं। वह लिन जुयान के प्रति ईर्ष्या से भरी हुई थी, और वह उससे बदतर नहीं थी। हर कोई इस महिला के इर्द गिर्द क्यों घूमता था जो बर्फ की तरह दिखती थी। इसके विपरीत बहुत से लोगों को उसकी परवाह नहीं थी। तियान्यू दिव्य संप्रदाय के अलावा अन्य ताकतों से भी कई परिचित लोग आए। उनमें से वाणिज्यन संप्रदाय के गुरु वान जिंगलुओ, मेंग परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग मेंग याओ के पिता मेंग तियानलिंग आदि सभी आए। पूर्वी दिव्य क्षेत्र की लगभग सभी बड़ी ताकतों ने अपने लोगों को भेजा है, और उनमें से प्रत्येक अपने सबसे शक्तिशाली लोगों को लेकर आया है। वाह, ये लुओ तियान्यू है। कितनी समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा है। स्टील टाइगर ने लुओ तियान्यू के आसपास के माहौल को महसूस किया और वह आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका। छी, ऐसा लगता है जैसे उसने कभी दुनिया नहीं देखी, सु वानर ने घृणा से कहा, जैसे कि वह पहले से ही लोटियन क्षेत्र की निवासी थी। वह ये भी जानती थी कि गैंगहू की फैंगचेन के साथ कुछ दोस्ती थी और वह उसे मारने के लिए कुछ उपाय करने की योजना बना रही थी। हालांकि गैंगहू को अचानक कई ताओवादी ग्रंथों का एहसास हुआ और उसकी साधना का स्तर बहुत बढ़ गया, जिससे वह संप्रदाय में शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों में से एक बन गया। वह क्यूशू सम्मेलन में भाग लेने वाले उम्मीदवारों में से एक बन गए। गैंगहू ने सु वानर की ओर देखा। उसका चेहरा घृणा से भरा हुआ था। वह सु वानर के गुणों से अच्छी तरह परिचित था। पहले वह लुओयुन से संबंधित थी, फिर किंग वुजी से और अब निंग तियानचेन से। हालांकि संप्रदाय में उसकी प्रतिष्ठा पहले से ही खराब थी, लेकिन उसे इसका एहसास नहीं था। उसे इस बात का भी गर्व था कि वह एक ऊंचे पद पर है, और यहाँ तक कि उनके जैसे प्रतिभाशाली लोग भी उसे नीची नज़र से देखते थे। उसने अमेलिया सु पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई। ऐसे व्यक्ति को देखकर भी उसे घृणा महसूस होती थी। सु वान एर ने गंगू को तिरस्कार से देखा, और अचानक जब उसने फैंगचेन के बारे में सोचा तो उसे गुस्सा आ गया। मुझे नहीं पता कि वह कमीना अभी भी जिंदा है या नहीं, लेकिन उस आदमी की ताकत को देखते हुए मुझे डर है कि वह किसी कोने में मर गया होगा। उसने अपने दांत पीस लिए। निंग तियानचेन स्वाभाविक रूप से फैंगचेन को नहीं भूला था, और उसके दिल में हमेशा एक शिकायत रहती थी। अब वह ताओ के शिखर पर पहुंच गया है, लेकिन वह गुरु बनने का यह अंतिम कदम नहीं उठा पाया है। फैंगचेन उसके दिल में एक राक्षस की तरह है जो उसे यह कदम उठाने से रोकता है। वह समझता है कि केवल फैंगचेन के मरने के बाद ही वह मास्टर बन सकता है। ये सोचते हुए उसने सु वान र से कहा, वह चीज कहाँ है जो मैंने तुम्हें दी थी? देखो कि वह छोटा सा बच्चा अभी भी जीवित है या नहीं। यदि फैंगचेन अभी भी जीवित है तो वह अब जाकर उससे पूरी तरह से छुटकारा पालेगा। हाँ, सु वान एर ने स्टोरेज बैग से एक अजीब त्रिकोणीय रूलर निकाला। त्रिकोणीय रूलर का आकार अजीब है तथा बीच में एक तैरता हुआ सूचक है। तियानयान गजी के मकबरे के सामने केबिन में फैंगचेन के बालों का एक गुच्छा मिलने के बाद वह फैंगचेन की स्थिति को सटीक रूप से निर्धारित करने के लिए इस खजाने को परिष्कृत कर रही है। लेकिन अकेले बाल पर्याप्त नहीं हैं, और इसके लिए किसी ऐसे व्यक्ति की भी आवश्यकता है जो लंबे समय तक फैंगचेन के साथ रहा हो। सु वान अब बचपन से ही फैंगचेन के साथ रही है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छी उम्मीदवार है। निंग तियानचेन को ये पता था, इसलिए उसने सु वनार को छोड़ दिया। सु वान एर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके चेहरे पर पीड़ा का भाव था, लेकिन अंत में उसने अपने दांत पीसकर अपनी उंगलियों को काट लिया ताकि खून की एक बूंद पॉइंटर पर टपक जाए, और कई मोहरें बना दी। त्रिकोणाकार रूलर चमक उठा और सूचक घूमने लगा, अंततः एक निश्चित दिशा की ओर इशारा करने लगा। वह कमीना अभी भी जिंदा है। निंग तियानचेन को आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वे फैंगचेन का पीछा करने के लिए पूरे रास्ते जीवित रहने में सक्षम थे। उस समय उसे एहसास हुआ कि उसकी किस्मत बहुत अच्छी है और वह आसानी से नहीं मरेगा। लेकिन इस वजह से फैंगचेन को मारने की उसकी इच्छा और प्रबल हो गई। यदि फैंगचेन नहीं मरा तो वह बड़ा होने पर निश्चित रूप से मर जाएगा। हालांकि यह कमीना जिंदा है, लेकिन ये लुओ तियान्यू है और उसकी हालत ठीक नहीं होगी। सु वान ने तिरस्कारपूर्वक कहा। उसकी नज़र में फैंगचेन एक नीच प्रजाति है जो शेंडोग्यू में अधिक भाग्यशाली है। लुतियान्यू में आकर जहां प्रतिभाशाली लोग एकत्रित होते हैं, वह सबसे अधम और निम्न स्तर का साधक होगा। चलो
उस कमीने को ढूंढते हैं। निंग तियानचेन को इसकी परवाह नहीं है, वह सिर्फ फैंग चेन को मरना चाहता है। टोंगटियन। लेकिन इस समय दूर से एक गर्जना सुनाई दी जिसने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया। तभी एक भयानक दबाव छा गया जिससे उपस्थित निम्न स्तर के साधकों को ऐसा महसूस हुआ कि उनका शरीर डूब रहा है और वे लगभग जमीन पर घुटने टेकने को मजबूर हो गए। सभी लोग भयभीत दिख रहे थे। ऐसा दबाव तो किसी मास्टर पर ही होगा। शेंडोंग्यू में किसी गुरु से मिलना लगभग असंभव है, लेकिन मुझे लुतियानियों में प्रवेश करते ही किसी गुरु से मिलने की उम्मीद नहीं थी। टोंगटियन ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी और उसके हाथ की एक लहर के साथ सभी ने महसूस किया कि दबाव गायब हो गया और उनके पूरे शरीर हल्का महसूस हुआ। उसी समय दूर से एक प्रकाश की किरण तेजी से उनके पास आए और उनके सामने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। वह एक दाढ़ी वाला मध्यम आयु का आदमी था जो बिल्कुल वान तियानजी था। टोंगटियन ने कहा, वान तियानजी इतने लंबे समय तक लुतियान क्षेत्र में रहने के बाद उसकी साधना में बहुत सुधार हुआ है और उसका गुस्सा भी बढ़ गया है। 10,000 स्वर्ग। अचानक सभी को एहसास हुआ कि उनके सामने खड़ा अधेड़ उम्र का आदमी 7वें शिखर का स्वामी था। वान तियानजी ने ठंडी सांस ली और कहा, मेरा गुस्सा बढ़ गया है। क्या मैं उठ नहीं सकता? क्या आप नहीं जानते कि आपने क्या अच्छे काम किए हैं? मैंने क्या अच्छा किया है? टोंगटियन ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा और गहरी सोच में डूब गया। लेकिन इस बारे में सोचने पर उसने कुछ भी गलत नहीं किया। नहीं पता? तो फिर मैं तुम्हें याद दिला दूं, वान तियानजी ने व्यंग्य करते हुए कहा, लेकिन मुझे अभी भी फैंग चेन नाम का एक शिष्य याद है। फैंग चेन। जैसे ही ये शब्द निकले उन्होंने तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित कर लिया। फैंग चेन का नाम पहले से ही शेंडोंग क्षेत्र में फैल चुका है और लगभग हर कोई इसके बारे में जानता है। यहाँ तक कि लिन जुयान की ठंडी आंखें भी चमक उठी जब उसने फैंग चेन का नाम सुना और उसने वान तियानजी की ओर देखा। भाई फैंग, गंगहू ने उत्साह से चिल्लाकर कहा। उसके साथ क्या हुआ? टोंगटियन ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा और उसके दिल में एक अशुभ पूर्वाभास आया। क्या हुआ? क्या तुम्हें पता है कि वह अब लुतियान क्षेत्र में कितना प्रसिद्ध है? उसने क्या किया? वान तियानजी ने फिर भी उपहास किया। अगर मुझे पता होता तो मैं तुमसे नहीं पूछता। टोंगटियन ने और भी गहरी भौहें सिकोड़ लीं। तो मैं तुम्हें बता दूंगा। 10,000 स्वर्गों का मार्ग। लुतियान क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वह सबसे पहले स्वर्गीय हिम पवित्र संप्रदाय में चढ़ गया, अकेले क्षेत्र के 3 स्तरों में प्रवेश किया और सबके सामने समकालीन संत के साथ अपनी सगाई तोड़ दी, जो लुतियान क्षेत्र द्वारा मान्यता प्राप्त पहले दिन की प्यारी बेटी थी। टोंगटियन चौंक गया। वह स्वाभाविक रूप से झाओ शिमाई का नाम जानता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि फैंग चेन ने गुफा स्वर्ग के सामने कहा था कि वह सगाई तोड़ने के लिए व्यक्तिगत रूप से त्यानिक्सुए पवित्र संप्रदाय में कदम रखेगा, लेकिन उसने वास्तव में ऐसा किया। क्या तुम हैरान हो? चिंता मत करो, बस मेरी बात सुनो। टोंगटियन की शक्ल देखकर वान तियान का उपहास और भी प्रबल हो गया। इसके बाद त्यानिक्सुए पवित्र संप्रदाय ने उसका पीछा किया और वह अकेले ही चट्टान में कूद गया। क्या? ये सुनकर टोंगटियन चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। वह समझता है कि योया कितना खतरनाक है। ग्रैंडमास्टर स्तर से कूदना लगभग मौत की सजा है। अगर वह कूद भी जाता है तो भी वह पूरी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। फैंग चेन जब बाहर निकला तो वह अपने सहज स्वभाव के चरम पर था। क्या अगर वह कूदता तो उसकी मृत्यु निश्चित नहीं होती? क्या आपको लगता है कि वह मर चुका है? टोंगटियन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि वह जीवित और स्वस्थ है और संत झाओ शिमाई के साथ मौत की लड़ाई लड़ने के लिए उत्तरी युआन क्षेत्र से लुतियान लौट आया है। उन्होंने वहां उपस्थित सभी लोगों को बताया कि इसके बाद क्या हुआ। झाओ शिमाई को हराया, किंग यंगक्सियू का सिर काट दिया, सभी पशु नियंत्रण संप्रदाय का वध कर दिया और लिंगहाई दानव पूर्वज का संरक्षण प्राप्त किया। इनमें से कोई भी एक बात पूरे 9 क्षेत्रों को झकझोरने के लिए पर्याप्त है, लेकिन यह एक ही व्यक्ति के साथ हुआ। मैदान में सांसों की कर्कश आवाजें लगातार आ रही थीं और कुछ लोगों को तो चक्कर भी आ रहा था और वे ये सब स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। वह सचमुच दुष्ट है। लिन जुयान ने हल्की मुस्कान दिखाई। ऐसा लग रहा था कि जब वह फैंग चेन का नाम सुनेगी तभी उसका 1000 साल पुराना हिमखंड थोड़ा नर्म होगा। लेकिन ये सामान्य है, वह डुकिंगे की खेती कर रही है। ये केवल फॉन्ग चेन का है। टोंगटियन की अभिव्यक्ति अत्यंत जटिल थी। अब उसमें पहले जैसा अप्रत्याशित स्वभाव नहीं था, केवल विनम्रता थी। किसी अन्य कारण से नहीं, बल्कि इसलिए कि उसने वास्तव में एक अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्ति को भगा दिया। ये लुतियान क्षेत्र में सबसे शीर्ष पायदान अस्तित्व है।
यहाँ तक कि यह क्यूशू सम्मेलन भी उसके पास शीर्ष 5 में प्रवेश करने का अच्छा मौका है। लेकिन ऐसे राक्षस को तो उसने स्वयं ही स्कूल से निकाल दिया था। इस समय उसके पास केवल अंतहीन पछतावा था। अगर उसे चुनने का एक और मौका दिया जाता तो वह फैंग चेन को चुनता और निंग तियानचेन को मार डालता, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अब जब मामला खत्म हो गया था तो वह समझ गया कि फैंग चेन के चरित्र के साथ अब निंग तियानचेन को मारने से भी कोई मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके लिए तियान्यू दिव्य संप्रदाय में वापस लौटना असंभव होगा। नहीं, ये कैसे संभव है? वह प्रतिभाशाली कैसे हो सकता है? वह तो बस एक कमीना है। वह तो बस एक बेकार चीज है। इसी समय अचानक एक तीखी आवाज सुनाई दी जिसने सन्नाटे को तोड़ दिया। सबने इधर उधर देखा और देखा कि सु वेनर ऐसे चिल्ला रही थी जैसे उसका दिमाग खराब हो गया हो। उसकी आंखें बड़ी हो गई थी और चेहरे पर अविश्वास झलक रहा था। वान तियानजी ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी, लेकिन अधिग्रहित चींटी पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसकी नज़र निंग तियानचेन पर पड़ी। ये तुम्हारे कारण है, एक बर्बादी की संप्रदाय ने एक अद्वितीय प्रतिभा खो दी। निंग तियानचेन, क्या तुम अपना अपराध जानते हो? उसने एक हाथ से उसे दूर कर दिया। उसने निंग तियानचेन और सु वानर को मौके पर ही मार डालने की योजना बनाई। वान तियानजी, तुम क्या करने जा रहे हो? निंग तियानचेन के चेहरे पर अचानक बहुत ज्यादा बदलाव आ गया। अब वह ग्रैंडमास्टर के वार को रोक नहीं सकता। टकराना। सौभाग्य से टोंगटियन ने इस समय कार्रवाई की और हमले को रोक दिया। टोंगटियन, तुम क्या करना चाहते हो? स्वर्ग का महान क्रोध। टोंगटियन ने आह भरी। अब जब बात यहाँ तक आ गई है तो उन्हें मारने का क्या फायदा है? क्या आपको लगता है कि फैंग चेन अपने चरित्र के साथ संप्रदाय में वापस आ जाएगा? वान तियानजी को थोड़ा पतनशील महसूस हुआ जब उसने फैंग चेन की पशु नियंत्रण संप्रदाय का वध करने की निर्णायकता और झाओ शिमाई को अस्वीकार करने के उसके दृढ़ संकल्प के बारे में सोचा। लेकिन फिर भी उसने निंग तियानचेन को गुस्से से घूरते हुए कोसा, तुम्हारे हुए छोटे बच्चे, तुम उस समय त्यान्यांगजी से तुलना नहीं कर सकते थे, इसलिए तुमने इसका गुस्सा उनके शिष्यों पर निकाला। अगर तुम्हारे जैसा व्यक्ति गुरु बन सकता है तो कुत्ता भी गुरु बन सकता है। निंग तियानचेन ने वान तियानजी की डांट सुनी लेकिन खंडन करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, लेकिन आक्रोश से भरे भाव के साथ उसका सिर नीचे झुका हुआ था। उसने मन ही मन कसम खाई कि आज का बदला वह याद रखेगा। एक दिन वह इसका 10 गुना बदला जरूर चुकाएगा। ठीक है, टोंगटियन ने कहा, ये कहना बेकार है, चलो पहले सभास्थल पर चलें। वान तियानजी ने ठंडी सांस ली और फिर उसने बात जारी नहीं रखी। मेरे साथ आओ, उन्होंने कहा, और तियान्यू दिव्य संप्रदाय के लोगों को एक निश्चित दिशा की ओर ले गए। जहां तक अन्य शक्तियों का प्रश्न है, उनमें से कुछ ने तियान्यू दिव्य संप्रदाय का अनुसरण किया और कुछ अन्य दिशाओं में चले गए और बिखर गए। रात में वह रेस्तरां जहां तियान्यू दिव्य संप्रदाय इकट्ठा हुआ था। निंग तियानचेन सु वानर के साथ चला गया। गुरुजी, हम कहाँ जा रहे हैं? सु वान ने पूछा। बेशक, हम उस कमीने को मार डालेंगे, निंग तियानचेन ने दांत पीसते हुए कहा। उसे गहराई से एहसास हुआ कि फैंग चेन को जल्द से जल्द खत्म किया जाना चाहिए, अन्यथा जब फैंग चेन बड़ा होगा तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। सिर्फ हम दोनों? सु वान ने कमजोरी से पूछा। निंग तियानचेन ने ठंडे स्वर में कहा, पर्याप्त नहीं। नहीं, सु वान ने बार बार हाथ हिलाते हुए कहा, बस इतना है कि हम लुओ तियान्यू से अपरिचित हैं। अगर हम उस कमीने के झांसे में आ गए तो मुझे डर है। निंग तियानचेन को भी लगा कि उसने जो कहा उसमें कुछ सच्चाई है। बेहतर होगा कि वह ज्यादा सावधान रहे और फैंग चेन के लिए कोई रास्ता निकाले। हाँ, लुओ तियान्यू में मेरा एक अच्छा दोस्त है, वह दूसरे दर्जे के परिवार से है। अगर हमें उसकी मदद मिल जाए तो हम उस कमीने को जरूर मार देंगे। फिर वे दोनों प्रकाश की किरण में बदल गए और चले गए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि शून्य में एक आकृति थी जो उन्हें तिरस्कार भरी निगाहों से देख रही थी। वह वान तियानजी थी। जाओ, मैं फैंग चेन को तब बचाऊंगा जब वह खतरे में होगा। उस समय मेरी दयालुता और तियान यांगजी के प्रति उसकी दयालुता से शायद मैं उसे तियान्यू दिव्य संप्रदाय में वापस बुला सकूं। अचानक उसने एक और शून्य से ठंडे स्वर में कहा, इस मामले के बारे में अब और चिंता मत करो। यह उसे वापस बुलाने का एकमात्र मौका हो सकता है। अफसोस। शून्य में एक लंबी आह की आवाज सुनाई दी और फिर कोई आवाज नहीं सुनाई दी। वान तियानजी को पता था कि दूसरा पक्ष सहमत हो गया है, इसलिए वह एक निश्चित दिशा में चला गया। सपनों का शहर। ये शहर लुतियान्यू के उत्तर में स्थित है और इसे द्वितीय श्रेणी का शहर माना जा सकता है।
इस शहर की सबसे बड़ी ताकत मेंग परिवार है। यह मेंग परिवार बिल्कुल वही मेंग परिवार है जिसे फैंग चेन ढूंढना चाहता है, लेकिन यह मुख्य परिवार नहीं है बल्कि एक शाखा परिवार भी है। और लुतियान्यू में इसकी शक्ति शेंदोंग्यू में मेंग परिवार की तुलना में बहुत कम है, जो केवल एक द्वितीय श्रेणी की शक्ति है। एक रेस्तरां में एक साधारण सा दिखने वाला आदमी बैठा हुआ बाहर का दृश्य देख रहा था। यहाँ से कुछ ही दूरी पर मेंग परिवार का भवन है। आदमी ने मेंग परिवार की हवेली को देखा और आह भरते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि मेंग्याओ कैसे हैं। जो व्यक्ति आया उसका नाम फॉन्ग चेन था। तियानेक्सुए पवित्र संप्रदाय को छोड़ने के बाद वह दानव पूर्वज से अलग हो गया। हालांकि अब बहुत से लोग उसे घूर रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमेशा के लिए जानवर नियंत्रण संप्रदाय में रहना असंभव है। इसके अलावा इस बार लुतियान क्षेत्र में आने के लिए एक और महत्वपूर्ण बात है, और वह है मेंग्याओ की स्थिति का पता लगाना। वह मेंग परिवार की हवेली को देखता हुआ ये सोच रहा था कि खबर कैसे पता की जाए। लेकिन इस समय नीचे सड़क पर चल रहे कई लोगों ने अचानक उसका ध्यान आकर्षित किया। अंदर एक दर्जन से अधिक लोग थे और पीछे वाले लोग स्पष्ट रूप से चू परिवार के गार्डों की वेशभूषा में थे। लेकिन फैंग चेन को सबसे अधिक चिंता सामने खड़े लोगों की थी, जिनमें से एक महिला थी जिसने बांस की टोपी पहन रखी थी और अपने चेहरे को एक लंबी पट्टी से ढका हुआ था। और जब फैंग चेन ने उस महिला को देखा जिसका शरीर ढका हुआ था, तो उसका शरीर तुरंत वहीं जम गया, स्तब्ध रह गया। जब इन लोगों का समूह मेंग के घर में दाखिल हुआ, तभी उसे होश आया। मेंग्याओ, यह मेंग्याओ है। वह इतना उत्साहित था कि वह खड़ा हो गया। इससे दूसरी टेबल पर बैठे लोग डर गए। फैंग चेन ने मेंग परिवार की हवेली को ध्यान से देखा। वह अपनी गलती किसी के भी सामने स्वीकार कर सकता था, लेकिन वह मेंग्याओ की गलती कभी स्वीकार नहीं करेगा। भले ही मेंग्याओ ने अपना असली चेहरा नहीं दिखाया, लेकिन फैंग चेन अपनी गलती स्वीकार नहीं करेगी। उसे यकीन है, वह मेंग्याओ है। अब वह सीधे मेंग हवेली में भागना चाहता था, लेकिन वह अविचल मन तकनीक के आग्रह के तहत जल्दी ही शांत हो गया। कोई जल्दी नहीं है। वह फिर बैठ गया और सोचने लगा कि मेंग तियानहुआंग ने पहले क्या कहा था। आज की मेंग्याओ संभवतः असली मेंग्याओ नहीं है, बल्कि वह मेंग्याओ है जिसे मेंग परिवार के पूर्वज ले गए थे। कोई बात नहीं, मुझे मेंग्याओ से मिलना ही है, लेकिन मुझे कुछ तैयारियां भी करनी होंगी। अंततः उसने अपना मन बना लिया और तुरंत रेस्तरां छोड़कर शहर से बाहर निकल गया। सपनों का घर। जब लोगों का समूह अभी अभी मेंग परिवार में आया, तो लुतियान क्षेत्र में मेंग परिवार के समकालीन मुखिया मेंग बुनशेंग ने तुरंत उनका अभिवादन किया। मैंने मास्टर के परिवार के सभी सदस्यों से मुलाकात की है, और मैंने मास्टर के परिवार के संत से भी मुलाकात की है। स्वाभाविक रूप से संत ने यह बात बांस की टोपी वाली महिला से कही। इस बिंदु पर बांस की टोपी वाली महिला ने अब अपना असली रूप नहीं छिपाया। उसने बांस की टोपी उतार दी, जिससे उसका आकर्षक चेहरा सामने आया। मेंगबेन का अनुसरण करने वाले मेंग परिवार एक पल में दंग रह गए। जैसा कि फैंग चेन ने अनुमान लगाया था, जो व्यक्ति आया था वह कोई और नहीं बल्कि मेंग्याओ था। उन्होंने शुरू में सोचा था कि झाओ शिमाए और हुओ झुआ पहले से ही दुनिया के सबसे आश्चर्यजनक लोग थे, लेकिन मेंग्याओ और भी आकर्षक है। इस तरह के आकर्षण के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है, अकेले भारी मेकअप की। हर कदम आकर्षक और दिल को छू लेने वाला होगा। आज मेंग्याओ पहले की तुलना में अधिक परिपक्व और आकर्षक है। बात सिर्फ इतनी है कि पहले की तुलना में मेंग्याओ अधिक उदासीन है और अपनी उम्र के हिसाब से थोड़ी अधिक परिपक्व है। मेंग बेनशेंग ने मेंग्याओ और अन्य लोगों का मुख्य महल में स्वागत किया और सिंहासन त्याग दिया। मेंग्याओ स्वाभाविक रूप से बिना किसी शिष्टाचार के सीधे बैठ गई। उसने कहा, मास्टर मेंग, कृपया हमें इस जिझोउ सम्मेलन के बारे में बताएं और बताएं कि मेंग परिवार को कितने स्थानों पर स्थान मिला है। मेंग बेनशेंग ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, जैसा कि संत ने कहा, इस क्यूशू सम्मेलन में पहले की तरह 2 स्तर हैं। एक स्तर गुप्त क्षेत्र है और दूसरा अखाड़ा है, और यह गुप्त स्तर बर्फ के रंग का गुप्त क्षेत्र है। क्यूशू सम्मेलन में 3 गुप्त क्षेत्र हैं, और ये गुप्त क्षेत्र बहुत विशेष हैं। बाहर तो केवल 5 वर्ष बीते थे, परंतु अंदर 5000 वर्ष बीत चुके थे। हर बार जब आप इसे खोलते हैं, तो ये ताज़ा होने जैसा होता है, और बड़ी संख्या में खजाने और इतने पर फिर से दिखाई देंगे। जहाँ तक इस बार हमारे मेंग परिवार के लिए कोटे की बात है, तो कुल 20 हैं। मेंग परिवार द्वितीय श्रेणी के बल से संबंधित है, जिसका कोटा 25 से 10 के बीच है। मुझे 5 चाहिए, मेंग्याओ ने कहा। 5। इससे पहले कि मेंग बेनशेंग कुछ बोल पाते, शाखा परिवार का एक बुजुर्ग खड़ा हो गया और बोला, 5 बहुत ज्यादा हैं।
मेंग परिवार का कोटा मूल्यांकन के माध्यम से प्राप्त किया गया था और उनका पोता 11वें स्थान पर था। इस स्थिति में जो लोग अपने कोटे से वंचित हुए वे अंतिम 5 ही होंगे, तो क्या उनके शिष्यों का कोटा नहीं चला जाएगा? वह इसे कैसे स्वीकार कर सकता था? जब वह क्रोधित था, मेंग याओ ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में गुलाबी रोशनी चमक उठी। एल्डर मेंगजिया का दिल कांप उठा, मानो उसने कुछ भयानक देखा हो। वह पीछे हट गया और जमीन पर गिर पड़ा। ये दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। ये बुजुर्ग अपनी पूछताछ के अंतिम चरण में मेंग याओ की एक नज़र में जमीन पर गिर गया। इस संत की शक्ति कितनी भयानक है! मेंग याओ ने ठंडे स्वर में कहा, मैं आपसे चर्चा नहीं कर रही हूँ, बल्कि आदेश दे रही हूँ। ये 5 स्थान दिए जाने चाहिए, भले ही वे न दिए गए हों। क्या आप समझते हैं? समझ गया, 5 स्थानों में कोई समस्या नहीं है, मेंग बेनशेंग ने जल्दी से कहा। क्या वह मालिक के तरीकों को जानता है? अगर मेंग याओ असंतुष्ट है तो वह, परिवार का मालिक, अपनी पूरी कोशिश करेगा। मेंग याओ ने कुछ और नहीं कहा और जाने के लिए खड़ी हो गई। क्या संत यही नहीं रहेंगे? आपका कमरा तैयार है? मेंग बेनशेंग ने पूछा। जरूरत नहीं, मेंग याओ ने फिर से टोपी पहनी और कहा, हमें दूसरे काम करने हैं, इसलिए पहले चलें। हम क्यूशू सम्मेलन शुरू होने के बाद आएंगे। हाँ, मेंग बेनशेंग ने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। उसने सम्मानपूर्वक सलाम किया और मेंग याओ और अन्य लोगों को मेंग के घर के गेट पर भेज दिया। जब वह चला गया तो उसने राहत की सांस ली। परिवार का मुखिया, ये परिवार बहुत घमंडी है। वे 5 स्थान चाहते हैं। हमने इन स्थानों को पाने के लिए बहुत सारे संसाधन खर्च किए हैं। एक बुजुर्ग नाराज हो गया। चुप रहो, मेंग बेनशेंग चिल्लाया, अगर कोई मुख्य परिवार नहीं है, क्या आपको लगता है कि हमारी शाखाएं होंगी? लेकिन बुजुर्ग बहुत अनिच्छुक थे। अपने शब्दों और कामों पर ध्यान दो और अपने मुंह से आने वाली विपत्तियों से सावधान रहो। ऐसा मत सोचो कि अगर तुम एक ही वंश से हो तो कुछ नहीं होगा। गुरु हमेशा से ही काम करने में निर्दयी रहे हैं। अगर तुम सावधान नहीं रहे तो तुम और मैं दोनों मर जाएंगे। मेंग बेनशेंग ने बुजुर्ग के अगले शब्दों को रोक दिया और डांटा। हाँ, बुजुर्ग व्यक्ति केवल असहाय होकर अपना सिर झुका सकता था। मेंग बेनशेंग ने कहा, आज का मामला यही समाप्त होता है। जहाँ तक कोटे का सवाल है, हम नीचे के 5 भिक्षुओं का उपयोग करेंगे। आगे कोई चर्चा नहीं होगी। हाँ, सभी सहमत हो गए। दूसरी तरफ मेंग याओ कई लोगों के साथ चला गया। ग्रीन सिटी छोड़ने के बाद मेंग याओ के बगल में एक युवक ने तिरस्कारपूर्वक कहा, अभी शाखा की एकमात्र शाखा ने खंडन करने का साहस किया। यदि संत ने कार्रवाई नहीं की होती तो मैं उससे निपटने के लिए कार्रवाई करता। उस युवक का नाम मेंग जुन्यू है और वह अपने परिवार के प्रतिभाशाली लोगों में से एक है। ये तो बस एक शाखा है। अगर मैं खुश नहीं हूं तो मैं अपने दादाजी से कहूंगा कि वे नीचे आएं और उसे मार डालें। मैं सचमुच नहीं जानता कि उनमें इतनी हिम्मत कहां से आई, या हमारे स्वामी के परिवार का राजसीपन अब पहले जैसा नहीं रहा। मुझे लगता है कि बंदरों को डराने और उनका प्रभुत्व पुनः स्थापित करने के लिए मुर्गी को मारने का समय आ गया है। मेंग याओ के पीछे 2 अन्य पुरुष और एक महिला हैं, जो सभी मास्टर के परिवार के गौरवशाली सदस्य हैं, जो क्यूशू सम्मेलन में भाग लेने के लिए आ रहे हैं। इसके अलावा बाईं और दाईं और मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों और महिलाओं की एक जोड़ी है। उनके आसपास का माहौल लोगों के चेहरे को बदल सकता है। ये दोनों ही अंतिम चरण के शक्तिशाली स्वामी निकले। ठीक है, मेंग याओ ने ठंडे स्वर में कहा, हमें छोटी शाखा की परवाह क्यों करनी चाहिए? इस बार हमें मिशन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और बाहरी समस्याएं पैदा नहीं करनी चाहिए। हाँ, मेंग याओ बोला, और 4 लोग जो अभी तक घमंडी और दबंग थे, तुरंत सम्मानजनक हो गए और उनके आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं हुई। अचानक अधेड़ उम्र के आदमी ने भौहें सिकोड़ते हुए दूर की ओर देखा। जिंग युन, क्या हुआ? मेंग याओ ने पूछा। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति जिंग युन ने कहा, सामने कोई है जो विशेष रूप से हमारा इंतजार कर रहा है। उसका साधना स्तर अधिक नहीं है, वह केवल झो युआन क्षेत्र में है। झो युआन क्षेत्र? यहाँ तक कि जो व्यक्ति मौत से नहीं डरता, वह हमारा रास्ता रोकने की हिम्मत कैसे कर सकता है? तुम वास्तव में मौत की तलाश में हो, मेंग जुन्यू ने गुस्से से कहा। मेंग याओ ने कुछ सोचा और कहा, चलो चलकर देखते हैं। 200 मील दूर भागने के बाद उन्होंने एक युवक को पहाड़ पर खड़े होकर उनकी ओर देखता हुआ देखा। मेंग याओ का सामना करते हुए, जो सबसे कमजोर थी और सवाल पूछ रही थी, उसे कोई डर नहीं लगा। इसके बजाय वह सीधे मेंग याओ को घूरता रहा। आगंतुक स्वाभाविक रूप से फैंग चेन था।
अब वह अपनी शक्ल वापस पा चुका है। लड़के, तुमने मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम मरना चाहते हो? मेंग जुन्यू ने गुस्से में कहा। फैंग चेन ने उसे अनदेखा किया, अभी भी बांस की टोपी पहने मिंगयाओ को देखते हुए, और पूछा, मिंगयाओ, क्या यह आप हैं? सभी लोग चौंक गए और आश्चर्य से मिंगयाओ को देखने लगे। मिंगयाओ की बांस की टोपी उसकी उपस्थिति को छिपा सकती है, भले ही वह अपनी आध्यात्मिक चेतना का उपयोग करती है, लेकिन यह उसे भेद नहीं सकती। लेकिन फैंग चेन ने उन्हें एक नज़र में ही पहचान लिया। क्या ये हो सकता है कि वे परिचित थे? जब मिंगयाओ ने फैंग चेन की बातें सुनी, तो उसने इसे छिपाने की कोशिश नहीं की और बांस की टोपी उतार दी। असली मिंगयाओ को देखकर वह तैयार होने के बावजूद भी थोड़ा उत्साहित था। मिंगयाओ ने कहा, मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि आप, निचले डोमेन के मूल निवासी, न केवल लोटियन डोमेन में आएंगे, बल्कि बहुत शोर भी मचाएंगे। इस मिंगयाओ की दृष्टि काफी अच्छी है, और उसने मेरे मेन परिवार की दृष्टि का अपमान नहीं किया है। मिंगयाओ की आवाज अब भी पहले की तरह सुंदर और मोह से भरी थी, लेकिन उसके शब्दों ने फैंग चेन को स्तब्ध कर दिया। आप मिंगयाओ नहीं हैं, आप मेन परिवार के पूर्वज हैं। उसकी दृष्टि अच्छी है, वह एक अच्छा जूनियर है। मिंगयाओ आकर्षक ढंग से मुस्कुराए। मिंगयाओ कैसी है? फैंग चेन ने पूछा। ऐसा लगता है कि तुम उसके बारे में चिंतित हो। कोई आश्चर्य नहीं कि जब तक मैंने उसका शरीर अपने कब्जे में नहीं ले लिया, तब तक वह तुम्हारा नाम दोहराती रही। यह अफसोस की बात है कि जब तक मैंने उसका शरीर पूरी तरह से अपने कब्जे में नहीं ले लिया, तब तक तुम नहीं आए। उस समय वह बहुत हताश थी। टकराना। जैसे ही ये शब्द निकले, फैंग चेन का शरीर राक्षसी शक्ति से भर गया। उसने मिंगयाओ को जकड़ लिया। क्या आप अभी भी कार्रवाई करना चाहते हैं? ये देखकर मेंग जुन्यू घृणापूर्वक मुस्कुराया। मैंने सुना है कि आपने लुओ तियानयू में नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति को हराया और प्रसिद्ध हो गए। आज मैं निचले क्षेत्र में इस तथाकथित नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति की ताकत का परीक्षण करने आऊंगा। अगले ही पल उसने पूछा, तिगुनी गति फूट पड़ी। उसी समय उसके पीछे 9 दाव पात्र प्रकट हुए। उनमें से 4 लेवल 2 दाव पात्र थे। क्या मैंने तुम्हें ऐसा करने दिया? जैसे ही वह कार्रवाई करने वाला था, मिंगयाओ ने ठंडे स्वर में कहा। जब मिंगयाओ ने बात की, तो मेंग जुन्यू ने अचानक हिलने की हिम्मत नहीं की। उसके सामने वाला व्यक्ति उसके मेंग परिवार का पूर्वज था। उस दिन, क्योंकि एक मास्टर बुजुर्ग थोड़ा अपमानजनक था, उसे सीधे उसके द्वारा मार दिया गया था। ये कहा जा सकता है कि वह हत्या करने में निर्णायक था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परिवार के वरिष्ठ सदस्य उसके प्रति लगभग वफादार हैं, और कोई भी उसे आसानी से उकसाने की हिम्मत नहीं करता है। जब मिंगयाओ ने फैंग चेन को देखा, तो उसकी आकर्षक मुस्कान वापस आ गई। इस आकर्षक मुस्कान को देखकर फैंग चेन थोड़ा चौंक गया, और वास्तव में उसे लगा कि इस समय उसके सामने मिंगयाओ खड़ा था। लेकिन अगले ही पल एक जबरदस्त दबाव ने अचानक फैंग चेन को घेर लिया, और उसी समय मिंगयाओ की आंखें गुलाबी हो गईं और सीधे उसकी ओर देखने लगीं। युवाओं, आपको अपने बड़ों के प्रति सम्मान दिखाना नहीं भूलना चाहिए। जब उसकी आंखें मिंगयाओ से मिलीं, तो फैंग चेन का चेहरा पूरी तरह बदल गया, और आत्मा का दबाव तुरंत उसके दिल में उमड़ पड़ा। सौभाग्य से उसकी भगवान और शैतान की आंखें तुरंत खुल गईं। उसने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी और मुश्किल से इसे रोका, लेकिन फिर भी वह कई कदम पीछे हटा और मुंह में खून थूक दिया। फैंग चेन ने अविश्वास से खुली आंखों से मिंगयाओ को देखा। रास्ते का 5वां स्तर। मिंगयाओ की साधना वास्तव में जिज्ञासा मार्ग के 5वें स्तर तक पहुंच गई थी। तुम्हें पता है, मिंगयाओ जब गई थी, तब उसकी उम्र भी लगभग मेरी ही थी। अभी सिर्फ आधा साल ही हुआ है और वह दाव के मध्य चरण में प्रवेश कर चुकी है। इसके सामने उसकी साधना की गति हास्यास्पद लग रही थी। फैंग चेन की अभिव्यक्ति को और भी गंभीर बनाने वाला कारण था मिंगयाओ द्वारा दिया गया दबाव। उसे पूरा यकीन था कि अब वह मिंगयाओ का मुकाबला नहीं कर सकता था, और उसकी 10 चालों का भी सामना नहीं कर सकता था। ये वास्तव में अवरुद्ध है। दिलचस्प है। मिंगयाओ की आकर्षक आंखों में आश्चर्य की झलक दिखी। फैंग चेन की अभिव्यक्ति अधिक से अधिक गंभीर होती गई, और वह किसी भी समय भागने के लिए तैयार होकर पीछे हटता रहा। मेंग परिवार के पूर्वज की ताकत बहुत मजबूत है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि 2 महान स्वामी हैं, जो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे वह निपट सके। मिंगयाओ को क्या हुआ? उसने फिर पूछा। मिंगयाओ ने कहा, चिंता मत करो, वह अभी भी जीवित है, लेकिन मैंने उसे अपने दिमाग में गहराई से बंद कर दिया है और वह गहरी नींद में है। ये सुनकर फैंग चेन ने राहत की सांस ली। जब तक मिंगयाओ जीवित है, उसके पास लोगों को बचाने का मौका रहेगा।
मेंग याओ ने फैंग चेन के विचारों को समझ लिया था और उसकी मुस्कान अधिक उज्ज्वल और अधिक प्रेरक हो गई थी। क्या आप उसे बचाना चाहते हैं? फैंग चेन के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं था, लेकिन उसका दिल कांप रहा था। मेरे विचारों को समझा गया, मेंग याओ ने कहा। चिंता मत करो, मैं अब तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें उससे मिलने का मौका भी दे सकता हूँ। आप क्या चाहते हैं मुझे बताएं। फैंग चेन ने भौहें सिकोड़ ली, उसे विश्वास नहीं था कि दूसरा पक्ष इतना दयालु होगा। मुझे स्मार्ट लोगों से बात करना पसंद है। उस स्थिति में मैं तुम्हें अपनी शर्तें बताता हूँ। मेंग याओ ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी शर्त बहुत सरल है, वही कि आप इस क्यूशू सम्मेलन में प्रथम स्थान जीतें। फैंग चेन दंग रह गया और वहां मौजूद सभी लोग भी दंग रह गए। हालांकि फैंग चेन ने भयानक प्रतिभा दिखाए और झाओ शिमाई को हरा दिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि फैंग चेन जिउझोउ सम्मेलन में पहला स्थान जीत सकते हैं। आखिरकार जिउझोउ सम्मेलन के लिए आयु सीमा 25 वर्ष से कम है और फैंग चेन केवल 17 या 18 वर्ष का है। ऐसे कई प्रतिभाशाली लोग हैं जो लगभग आयु सीमा पर हैं, जिनमें बाई बाई जैसी शीर्ष प्रतिभाएं शामिल हैं। वे फैंग चेन और झाओ शिमाई जितने प्रतिभाशाली नहीं हो सकते हैं, लेकिन उनकी ताकत निश्चित रूप से फैंग चेन की पहुंच से बाहर है। आखिरकार क्षेत्र में अंतर तो है ही। फैंग चेन विभिन्न स्तरों पर लड़ सकता है, लेकिन ये प्रतिभाशाली लोग भी ऐसा कर सकते हैं। उसने मेंग याओ के हाव भाव को देखा और जान गया कि वह समझ गई है कि उसके प्रथम स्थान जीतने की कोई संभावना नहीं है और वह बस उसे चिढ़ा रही है। कैसा रहेगा? हो सकता है कि उसे देखने का ये तुम्हारा एकमात्र मौका हो। मेंग याओ की मुस्कुराहट बरकरार थी, लेकिन उसके चेहरे पर आकर्षण की झलक थी। फैंग चेन चुप था, वह स्वाभाविक रूप से यह बात समझ गया था। उन्होंने पूछा, क्या होगा यदि मैं प्रथम स्थान जीत जाऊं और आप अपना वादा न निभाएं? निश्चिंत रहें, मेंग याओ ने उदासीनता से कहा, मैं मेंग परिवार का प्रतिष्ठित पूर्वज हूं। इतनी छोटी सी बात के कारण मुझे अपना वादा तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। फैंग चेन ने मेंग याओ को गहराई से देखा और कहा, ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं। मेंग याओ फिर मुस्कुराए और बोली, यह मजेदार है, लेकिन ये सुनकर फैंग चेन का दिल धड़क उठा और उसके दिल में बेचैनी की भावना उमड़ पड़ी। मेंग याओ ने आगे कहा, यदि आप प्रथम स्थान नहीं जीतते हैं, तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए गहरी नींद में सो जाएगी और कभी नहीं जागेगी। आप? फैंग चेन क्रोधित हो गया। उसने कहा, मैं अब जुआ नहीं खेलूंगा। यह मेंग याओ के जीवन से संबंधित है। फैंग चेन इससे सहमत नहीं होगा चाहे कुछ भी हो। बहुत देर हो चुकी है। मेंग याओ ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, अब आपको सहमत होना ही होगा, भले ही आप न चाहें। फैंग चेन को एहसास हुआ कि वह अब मुश्किल स्थिति में है। जूनियर, जल्दी करो और कड़ी मेहनत करो, उसकी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है। मेंग याओ ने फिर कहा। फिर वह फैंग चेन के साथ और अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह दूसरों के साथ चली गई। फैंग चेन केवल उन्हें दूर जाते हुए देख सकता था। क्यूशू सम्मेलन में प्रथम, वह कड़वी मुस्कान के साथ बोला। सभी 9 क्षेत्रों से प्रतिभाएं एकत्रित हुई थीं और उनमें अनगिनत विलक्षण प्रतिभाएं थीं। हालांकि उसने पहले भी झाओ शिमाई को हराया था, लेकिन ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि दूसरे पक्ष का ताओवाद अस्थिर था। यदि वह वास्तव में मैदान पर पूरी तरह से छा गई तो ये कहना कठिन होगा कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा। अद्वितीय प्रतिभावान बनने के लिए आपके पास वास्तविक योग्यताएं होनी चाहिए। प्रथम स्थान प्राप्त करना आसान नहीं है। फैंग चेन ने पहले भी जिउझोउ सम्मेलन में भाग लेने की योजना बनाई थी, लेकिन वह केवल गुप्त क्षेत्र में कुछ अवसरों के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहता था। क्षेत्र में प्रथम स्थान किसने जीता, इसकी उसे परवाह नहीं थी और वह प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहता था। लेकिन इस बार उसे लड़ना पड़ा। चलो पशु वशीकरण संप्रदाय में वापस जाएं और अभ्यास जारी रखें और थोड़े समय में अपनी ताकत में सुधार करने की कोशिश करें। वह यही नहीं रुका, बल्कि पहले उस तात्कालिक भाला को वापस लेने गया जिसे उसने पहले रखा था, और फिर बीस्ट मास्टर संप्रदाय की ओर चला गया। मेंग याओ और अन्य लोगों के चले जाने के बाद मेंग जुन्यू ने कहा, हाँ, तुम संत बनने के योग्य हो। तुमने उस आदमी को मूर्ख की तरह धोखा दिया। क्रोध और निराशा से भरा उसका चेहरा वास्तव में मजेदार है। मेंग याओ ने उसे ठंडी नजर से देखा और मेंग जुन्यू तुरंत चुप हो गया। ठीक है, चलिए काम पर लग जाते हैं। उस बर्फीली गुप्त क्षेत्र में अवसर की एक जगह है और हमें वहां पहुंचने के लिए कुछ चीजों की जरूरत है। हमारा समय खत्म होता जा रहा है, उसने कहा। हाँ, सभी लोग सहमत हो गए और एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ गए। 2 दिन बाद
फैंग चेन पशु वशीकरण संप्रदाय में वापस आ गया। बीस्टमास्टर संप्रदाय के कुछ संसाधनों को पवित्र पुत्र महल में ले जाने के बाद फैंग चेन ने पीछे हटना शुरू कर दिया और लुओ हुआ से कहा कि जब तक कि यह महत्वपूर्ण न हो उसे परेशान न करें। इस बार फैंग चेन ने पशु वशीकरण संप्रदाय से सभी संसाधन लाए जिनका उपयोग दाओ वेन को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता था। इस बार उन्होंने दाओ ग्रंथों में विशेषज्ञता हासिल करने और उन सभी को दूसरे स्तर तक उन्नत करने की योजना बनाई। झाओ शिमाई के साथ युद्ध के बाद उन्होंने दाओवन के उपयोग में नई अंतर्दृष्टि प्राप्त की और दाओवन की वास्तविक शक्ति को समझा। इसके अलावा जिउझोउ सम्मेलन से पहले सिर्फ 1 महीने से थोड़ा ज्यादा समय बचा है। इतने कम समय में अचानक ताओ से पूछना असंभव है। इसका एकमात्र तरीका ताओ पाठ से शुरू करना है। यदि अन्य लोगों को उसकी योजना का पता चल जाता तो वे निश्चित रूप से उस पर हंसते। ताओ ग्रंथों को समझना कठिन है और दूसरे स्तर के ताओ ग्रंथ तो और भी कठिन है। कोई उन्हें समझ सकता है या नहीं, यह न केवल व्यक्ति की ताकत पर निर्भर करता है बल्कि उसकी प्रतिभा पर भी निर्भर करता है। लेकिन फैंग चेन चिंतित नहीं था, एक साधारण कारण से। उसके पास स्वर्गीय दाओ दानव अस्थि और स्वर्गीय दाओ दिव्य अस्थि थी। एक स्वर्गीय दाओ हड्डी एक अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्ति को बनाने के लिए पर्याप्त है। फैंग चेन की तो बात ही छोड़िए, जिसके पास 2 स्वर्गीय दाओ हड्डियां हैं। जब फैंग चेन पीछे हटने ही वाला था, उसने राक्षस पूर्वज की आवाज सुनी। बाहर एक लड़की है और ऐसा लगता है कि वह तुम्हें जानती है। जैसे ही उसने ये कहा, एक प्रकाश पर्दा प्रकट हुआ और फैंग चेन के सामने एक अद्वितीय सुंदरता प्रकट हुई। फैंग चेन चौंका। वरिष्ठ बहन लिन। जो व्यक्ति आया था उसका नाम लिन जुएयान था। वह यहाँ क्या कर रही है? उसने थोड़ा भौहें सिकोड़ी, एक पल के लिए झिझका और फिर हवेली से बाहर चला गया। इस समय लिन जुएयान जानवर नियंत्रण संप्रदाय की धुंध के बाहर थी, थोड़ा भौहें सिकोड़ते हुए। यह नहीं जानती थी कि इसमें कैसे प्रवेश किया जाए। क्या ये व्यक्ति पशु नियंत्रण संप्रदाय में शामिल होना चाहता है? इसी समय उसके पीछे से एक आवाज आई। लिन जुएयान ने देखा और मुझे पता ही नहीं चला कि कब 3 आदमी उसके पास ही खड़े होकर उसके चेहरे पर मुस्कान लिए उसे देख रहे थे। जब लिन जुएयान ने देखा तो तीनों लोगों के चेहरे के हाव भाव तुरंत ही स्थिर हो गए। सुंदर, बहुत सुंदर। ये पहली बार था जब उन्होंने ऐसी अद्वितीय सुंदरी देखी थी और उसके शांत स्वभाव के साथ वह और भी अधिक आकर्षक थी। लिन जुएयान ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा, उसे इन लोगों की शक्ल पसंद नहीं आई। लेकिन फिर भी उसने पूछा, तीनों ताओवादियों, क्या तुम जानते हो कि पशु वशीकरण संप्रदाय में कैसे प्रवेश किया जाता है? उन तीनों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और अग्रणी मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति फिर से मुस्कुराया। बेशक, हम जानवर वश में करने वाले संप्रदाय के बाहरी सदस्य हैं। दाओवादी, क्या आप मास्टर फैंग से मिलने जा रहे हैं? मास्टर फैंग स्वाभाविक रूप से फैंग चेन हैं। अब लुओ तियानियू में हर कोई जानता है कि जानवरों को वश में करने वाले संप्रदाय को फैंग चेन ने नष्ट कर दिया है और वह उसके नियंत्रण में है। हालांकि लिन जुएयान को संदेह है, ऐसा लगता है कि यह फैंग चेन से संपर्क करने का एक संभावित तरीका है। और वे तीनों झोउ युआन के केवल पहले या दूसरे स्तर पर हैं, इसलिए वे डरते नहीं हैं। इसलिए उसने कहा, तो कृपया मुझे मास्टर फैंग से मिलने के लिए पशु वश में करने वाले संप्रदाय में ले चलो। वे तीनों बहुत खुश हुए और जल्दी से सिर हिलाकर कहा, ठीक है, कृपया हमारे पीछे आइए। वे तीनों लिन जुएयान को पशु वशीकरण संप्रदाय की ओर ले गए। कुछ देर चलने के बाद लिन जुएयान ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा। ये रास्ता जानवरों को वश में करने वाले संप्रदाय की ओर नहीं जाता है। एक व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, बेशक अब हम मुख्य द्वार से अंदर नहीं जा सकते। आखिरकार अब बहुत से लोग बीस्ट एमिंग सेक्ट पर नजर रख रहे हैं। हमारे पास एक गुप्त दरवाजा है जो सीधे बीस्ट एमिंग सेक्ट तक ले जा सकता है। ये सुनकर, हालांकि लिन जुएयान को अभी भी संदेह था, फिर भी उसने उनका अनुसरण किया। लेकिन घने जंगल में प्रवेश करते समय लिन जुएयान रुक गया और तीनों लोगों को ठंडी नजर से देखा। क्या तुम अब भी नाटक करना चाहते हो? उसने महसूस किया था कि घने जंगल की गहराई में कई लोग हैं और उन्होंने उसे घेर लिया है। ओह, मिल गया। तीनों ने अपना सिर घुमाया और मुस्कुराते हुए लिन जुएयान को देखा। लेकिन अब थोड़ी देर हो चुकी है, सुंदरी, बेहतर होगा कि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी बात मानो, अन्यथा। हे। जब वे बोल रहे थे तो कई लोग घने जंगल से बाहर निकले। वे सभी झोउ युआन क्षेत्र के साधक थे, जिनमें से अधिकांश उत्तर झोउ युआन क्षेत्र के थे। जब इन लोगों ने लिन जुएयान का रूप देखा तो उनकी आंखें चमक उठी और उनके चेहरों पर लालच झलकने लगा। ओह, वह अभी भी बहुत सुंदर है।
हे, ऐसा लगता है कि हाल ही में यहाँ रहना कोई बुरी बात नहीं है। यद्यपि राक्षस पूर्वज ने पहले भी कुछ लोगों से निपटा था जिनकी पशु वशीकरण संप्रदाय पर बुरी नीयत थी और उन्होंने कई लोगों को डरा दिया था, लेकिन कुछ लोगों ने पाया कि जब तक वे पशु वशीकरण संप्रदाय में प्रवेश नहीं करते तब तक उनके जीवन को कोई खतरा नहीं होगा। इसलिए कुछ लोग पशु वशीकरण संप्रदाय के बाहर रहे और कुछ कार्य किए। यदि हम उसे पकड़ लें और बेच दें तो हम निश्चित रूप से उसे अच्छी कीमत पर बेच सकते हैं। उच्चतम साधना स्तर वाले बलवान व्यक्ति ने कहा। हाँ। बाकी लोगों ने एक के बाद एक सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए लिन जुएयान के पास पहुंचे। लिन जुएयान की भौहें और भी गहरी हो गईं, लेकिन वह डरी नहीं। झोंग युआन क्षेत्र में उसे हराना इतना आसान नहीं है, भले ही प्रतिद्वंद्वी के पास संख्या में बढ़त हो। इसे करें, मजबूत आदमी चिल्लाया, जितनी जल्दी हो सके लिन जुएयान को नीचे गिराने का इरादा रखते हुए। हाँ, कई लोगों ने अपने जादुई हथियार निकाले और उन्हें मार डाला। लिन जुएयान के हाथ में आध्यात्मिक प्रकाश घूम गया और उसके हाथ में एक ठंडी तलवार दिखाई दी। ये तलवार बर्फ की मूर्ति की तरह थी और उसमें से हल्की ठंडी हवा निकलकर नीचे जा रही थी। कई लोगों के एक साथ हमले का सामना करते हुए लिन जुएयान बिल्कुल भी नहीं डरा और तलवार से वार कर दिया। उसे केंद्र में रखकर 3 फीट के दायरे में सब कुछ जम गया। यह अनगिनत बर्फ की तलवारों में बदल गया और हमलावरों पर हमला किया। उन लोगों के चेहरे एकदम बदल गए। 2 लोगों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। बर्फ की तलवारों ने उन्हें तुरंत ही घायल कर दिया। वे मौके पर ही मर गए। इस कदम से वहां उपस्थित सभी लोगों के चेहरे पर थोड़ा सा परिवर्तन आ गया और उन्हें लिन जुएयान की असाधारणता का एहसास हुआ। अच्छा नहीं, ये तो लोहे का टुकड़ा है। बलवान व्यक्ति का चेहरा थोड़ा बदल गया, लेकिन वह घबराया नहीं, बल्कि चिल्लाया, चलो साथ साथ चलते हैं, पूरी ताकत से चलते हैं। हाँ, ये लोग चाकू की धार पर रहे हैं और खून देखा है। हालांकि वे लिन जुएयान की ताकत से हैरान थे, लेकिन वे जल्दी से शांत हो गए। 7 लोगों ने लिन जुएयान को घेरना जारी रखा, लेकिन वे हमला करने की जल्दी में नहीं थे। इसके बजाय उन्होंने ताकतवर आदमी को आगे जाने दिया और खुद बाईं और दाईं ओर से उसे सहारा दिया और सहायता की। मजबूत आदमी की साधना झोंग युआन काल के अंत में थी। उसे नियंत्रित करने के लिए उसके सामने होने से वह निश्चित रूप से लिन जुएयान को धीरे धीरे मौत के घाट उतारने में सक्षम होगा। ये देखकर लिन जुएयान की अभिव्यक्ति अभी भी उदासीन थी। उनके आसपास का तापमान भी धीरे धीरे गिर रहा था और चारों ओर धीरे धीरे पाला फैल रहा था। उस ताकतवर आदमी और दूसरे लोगों को अचानक महसूस हुआ कि उनके आसपास का तापमान बहुत तेजी से गिर गया है। वे कांपने लगे। इससे वे चौंक गए। जब से वे झोंग युआन क्षेत्र में आए हैं, तब से उन्हें फिर कभी ठंड का एहसास नहीं हुआ। तुम्हारे पास मरने का एक रास्ता है। लिन जुएयान इन लोगों के साथ समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने बर्फ की तलवार उठाए और देखा कि शून्य में बर्फ का एक बादल बन गया है और अंतहीन बर्फ की कीलें तूफान की तरह सभी पर हमला कर रही हैं। सबके चेहरे एकदम बदल गए। उनमें से हर एक ने प्रतिरोध करने के लिए रक्षात्मक जादुई हथियार निकाल लिए। लेकिन लिन जुएयान की बर्फ की कीलें वास्तव में घुसने की क्षमता रखती हैं। इसे ढाल पर गोली मारी गई और बर्फ घुस नहीं पाई, लेकिन यह उस पर तय किया गया था और फिर ठंडी हवा धीरे धीरे ढाल में घुस गई, ढाल के अंदर नई बर्फ की कीलें बनाई और फिर इस व्यक्ति को छेद दिया। आह नहीं! चीखें लगातार गूंजती रहीं और उस मजबूत आदमी को छोड़कर बाकी सभी लोग बर्फ की चट्टानों के नीचे दबकर मर गए। हालांकि मजबूत आदमी ने लिन जुएयान के हमले का विरोध किया, लेकिन उसका चेहरा बेहद पीला था, मानो वह अपनी सीमा तक पहुंचने वाला था। वह दया की भीख मांगना चाहता था, लेकिन लिन जुएयान की ठंडी अभिव्यक्ति को देखकर वह जानता था कि यह बेकार है। वह केवल अपने दांत पीसकर दहाड़ते हुए बोला, मैं तुमसे लड़ूंगा। मैंने उसके हाथ में एक छोटा सा लोहे का हथौड़ा देखा और उस लोहे के हथौड़े से एक अद्भुत प्रकाश निकल रहा था। उसने छोटा सा लोहे का हथौड़ा फेंका और एक ही समय में दोनों हाथों से कई मुहरें बनाई। जाना, छोटा लोहे का हथौड़ा एक चमकदार रोशनी के साथ फट गया और वास्तव में बर्फ की कीलों के हमले को तोड़ दिया और सीधे लिन जुएयान की ओर बढ़ गया। लिन जुएयान बिना किसी घबराहट के उदासीन दिख रही थी। यद्यपि यह छोटा लोहे का हथौड़ा मजबूत था, फिर भी यह उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं था। मैंने देखा कि उसके हाथ में बर्फ की तलवार चमक रही थी और वह लोहे के हथौड़े को तोड़ने के लिए उसे तलवार से काटने वाली थी। लेकिन इस समय उसे अचानक कुछ महसूस हुआ और उसने कहीं और देखा। एक क्षण तक हिचकिचाने के बाद उसने फिर भी तलवार से वार किया।
अजीब बात यह है कि इस तलवार की ताकत किसी भी पिछली तलवार से कमजोर है, और ये तलवार स्वाभाविक रूप से छोटे लोहे के हथौड़े को रोक नहीं सकती थी, और यह आसानी से टूटने के बाद लिन जुयान की ओर बढ़ गई। टकराना। लिन जुयान को सीधे चोट लगी और वह पीछे की ओर उड़ गया। जब उस बलवान व्यक्ति ने ये देखा तो वह दंग रह गया। वह जानता था कि वह इस हमले के साथ लिन जुयान का प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता है, और वह आभारी होगा यदि वह इसका विरोध कर सके और उसे भागने का मौका दे सके। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह हमला जादुई शक्ति को तोड़ देगा और लिन जुयान को मार देगा। वह तुरंत खुश हो गया, यह एक दुर्लभ और महान अवसर था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ करता, उसने दूर से एक आकृति को तेजी से आते देखा। लिन जुयान को जमीन पर गिरने से बचाने के लिए उसकी रक्षा करो। जब उसने दूसरे व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट रूप से देखा तो उसका चेहरा एकदम बदल गया। फैंग चेन। उसने पहले भी फैंग चेन और झाओ शिमाई के बीच की लड़ाई देखी थी। हालांकि वह बहुत दूर था, लेकिन उसे फैंग चेन की शक्ल साफ साफ याद थी। फैंग चेन ने लिन जुयान के कंधों पर अपना हाथ रखा और उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया, थोड़ा सा भौहें सिकुड़ते हुए। उन्होंने पूछा, क्या बात है? इतने दिनों से तुम्हें नहीं देखा। तुम तो दिवंगत झोंग युआन को भी नहीं हरा सकते। लिन जुयान ने फैंग चेन को देखा और उसके ठंडे और निर्दयी चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। पिछले 6 महीनों में फैंग चेन का रूप रंग तो नहीं बदला है, लेकिन उसकी आंखें गहरी और अधिक परिवर्तनशील हो गई हैं। मुझे नहीं पता कि लुओ तियानियो आने के बाद से उसने अकेले क्या अनुभव किया है। उसने धीरे से कहा, जब मैंने अभी कट लगाया तो थोड़ी परेशानी हुई, कोई बात नहीं। फैंग चेन ने लिन जुयान को छोड़ दिया और कहा, भविष्य में सावधान रहना। सौभाग्य से आप केवल एक साधारण झोंग युआन क्षेत्र से निपट रहे हैं। यदि आप एक मजबूत दुश्मन का सामना करते हैं तो आप शायद अभी मर जाएंगे। खैर, मुझे पता है। लिन जुयान ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। बलवान व्यक्ति ने फैंग चेन और लिन जुयान को बात करते देखा और धीरे धीरे भागने के लिए पीछे हट गया। लेकिन जिस क्षण उसने एक कदम पीछे लिया, फैंग चेन की नजरें पहले से ही उस पर टिकी हुई थीं। अगले ही पल उसके हाथ में तुझी तलवार प्रकट हुई और उसने तलवार से वार कर दिया। बलवान व्यक्ति का चेहरा पूरी तरह बदल गया और वह प्रतिरोध करना चाहता था, लेकिन अचानक उसके सिर में तेज दर्द हुआ और उसने जो आध्यात्मिक शक्ति एकत्रित की थी वह तुरंत ही नष्ट हो गई। जब उसे होश आया तो तलवार उसके सामने आ चुकी थी। नहीं, वह सिर्फ चिल्लाया और तलवार से वहीं मारा गया।